अगर कोई बच्चा शुगर का आपके सामने बेहोश हो जाए तो आपने ये 2 से 3 काम लाजमी करना है। क्या, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान शुगर के सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात, आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बेसिकली किस में होती है, ये टाइप 1 वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर होती है। और देखें, टाइप 1 और टाइप 2 में मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था कि क्या फ़र्क होता है कि टाइप 1 में बेसिकली इंसुलिन बन ही नहीं रही होती और टाइप 2 में इंसुलिन बन रही होती है लेकिन वो निकल नहीं रही होती। तो टाइप 1 की हम पहले बात करते हैं कि उसमें बेसिकली कॉज क्या होती है। कॉज जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है ना वो है कि आपका ही दफाई निज़ाम, आपके ही अपने फ़ौजी आपको अंदर से लड़ जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे फ़ौज में बगावत हो जाती है ना और वो अपने ही बंदों को मारना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे अंदर भी जो सेल्स हैं वो हमसे बागी हो जाते हैं और वो नहीं समझ आती उनको, और हमारे बीटा सेल्स को जहाँ इंसुलिन बन रही होती है उनको वो खा जाते हैं और ख़त्म कर देते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि आपकी इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंसुलिन बनना बंद हो जाती है क्योंकि वो आपके बीटा सेल्स को खा जाती है। एक तो ये इंटरनल मसला है। दूसरा, एनवायरनमेंट से क्या आता है। एनवायरनमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट वायरस है ना, मतलब काफ़ी सारे वायरस है लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट वायरस है वो है आपका मम्प्स का। ठीक है, जो क्या नाम है, बाहर के मुल्कों में जब भी मम्प्स होते हैं अक्सर बच्चे जो हैं जब वो रिकवर कर जाते हैं तो वो डायबिटिक हो जाते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक वायरस है और ये अगर इसी तरह से लड़ जाए हमें तो इसका जो मकाम है वो यही है, आपका जो है बीटा सेल्स आइलेट्स लैंगरहैंस लुबलुबे के अंदर उसको खा जाता है और उससे प्रॉब्लम ये होती है कि हमें टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है उस पेशेंट को। अब नॉर्मली जो टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे हैं ये किस एज के होते हैं। देखें, नॉर्मली ये होता है, असल में काफ़ी सारे अभाम हैं हमारे पास कि वो ये लोग ये भी कहना शुरू करते हैं कि जी ये पैदाइशी डायबिटिक था तो ये ऐसे था तो वैसे था। देखिए, वो जो तादाद है ना वो बहुत कम है। ठीक है, वो समझ लें 0.01% है कि जो पैदाइशी तौर पे डायबिटिक होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो बच्चों जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो नॉर्मली क्या होता है, वो अराउंड जो 2 to 4 ईयर्स का जो टाइम है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर बच्चों के जो है अपने इम्यून सिस्टम ही आपके ख़िलाफ़ हो जाता है और वो जाकर आपके बीटा सेल्स को खा जाता है और जो है बच्चा जो है वो डायबिटिक हो जाता है। अब हमें कैसे पता लगे कि जी बच्चा डायबिटिक हो गया। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बच्चे को हर 10, 15, 20 मिनट बाद उसको यूरिन आ रहा होता है। वो पानी पीता है, यूरिन करता है, पानी पीता है, यूरिन करता है। ये उसकी एक रूटीन होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि बच्चा जहाँ उसको प्यास लगती है वहाँ उसको भूख भी बहुत लगती है और वो मतलब अंधाधुंध खाता है। लेकिन इसके साथ जो क्या हो रहा होता है, इसके साथ प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि उसका वेट रिड्यूस हो रहा होता है, उसका वज़न कम हो रहा होता है। अब जब वज़न कम हो रहा है तो बेसिकली ये वो टाइम है जब जो माँ है ना वो बेसिकली इसको देख रही होती है बच्चे को कि इसके अंदर ये रीसेंट चेंजेस क्या आई हैं, कि ये बहुत ज़्यादा पेशाब कर रहा है, बहुत ज़्यादा इसको प्यास लग रही है, बहुत ये खा रहा है, उसके बावजूद इसका वज़न कम हो रहा है। तो शी ऑलवेज इज़ द पर्सन जो आके कहती है नहीं मुझे इसको डॉक्टर को दिखाना है या मुझे इसको चेक करवाना है, तो वो इस तरीके से जो बच्चा है वो क्लिनिक पर पहुंचता है। दूसरी एक और चीज़ जो देखें, हम क्योंकि कम्युनिटी में रहते हैं ना तो हमारे इर्द गिर्द ज़ाहिर है हम जिस माहौल में रहते हैं उसमें डिफरेंट लोग जो है उनकी डिफरेंट चीज़ें वो लेके चलते हैं। बच्चों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आती हैं। बिहेवियरल चेंज के बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, मतलब वो छोटी छोटी बात पे लड़ना शुरू कर देते हैं, वो हर चीज़ पे जो है ना आपसे ज़िद करते हैं। जब ये ऐसा भी हो ना, इसको कौन देखता है, इसको ज़्यादातर टीचर्स देखते हैं जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं या वो उनको देख रही होती हैं बच्चों को। वो रीसेंट चेंजेस नोट करना शुरू करते हैं कि बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो गया एकदम, ये छोटी छोटी बात पे जो है ना ये लड़ना शुरू कर देता है, ये रोना शुरू कर देता है। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो यही एक चीज़ होती है कि क्या नाम है, माँ बाप और टीचर, ठीक है, इसको आगे से लेके चलते हैं। एक और चीज़ जो माँ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब बहुत ज़्यादा शुगर हो जाती है ना, इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कीटोन्स। ये कीटोन्स क्या चीज़ है। देखिए, कीटोन्स हमेशा उस वक़्त आती है
जैसे मैंने आपको पहले एक दफ़ा बताया था कि आपके घर में अगर जैसे बिजली आ रही हो ना तो कोई मसला नहीं, आपके एसी भी चल रहे हैं, हर चीज़ चल रही है, फ्रिजें चल रही हैं, बड़ा कूल माहौल होता है। जैसे ही आपकी लाइट जाती है, अब एनर्जी तो चाहिए आपको, तो आपने यूपीएस लगवाया होता है। यूपीएस क्या करता है, जैसे ही आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूपीएस पे आती है, घर आपका यूपीएस पे आता है, एकदम से क्या होता है, आपके एसी वेसी बंद हो जाते हैं, एक चीज़। उसके साथ क्या होता है कि जो पंखे चल रहे होते हैं उनकी आवाज़ तब्दील हो जाती है, ठीक है, और उसके साथ जो आपकी लाइट है ना वो भी ज़रा डिम हो जाती है थोड़ी सी, तो आप उसी में कहते हैं वो लाइट चली गई, ठीक है। इसी तरह से हमारे जिस्म में देखें, हम लोग जो ज़िंदा है ना, हमें क्या चीज़ कॉन्टीन्यूसली चाहिए होती है, हमें ताकत कॉन्टीन्यूसली चाहिए होती है। और ताकत हमारे कहाँ से आ रही होती है, वो हमें शुगर के जलने से आ रही होती है। शुगर खुलियों में जलेगी, हमें ताकत देगी, जिससे हम चलें फिरेंगे, उठे बैठेंगे और अपने काम करेंगे। अब जब यही ताकत जो है जब शुगर से नहीं आ रही होती, तो हमारे जिस्म में जो यूपीएस है वो है फैट्स, वो है चर्बी। तो चर्बी को जलाया जाता है, फैटी एसिड्स को जलाया जाता है। जब फैटी एसिड्स जलते हैं, उसके नतीजे में कीटोन्स बनती हैं। और ये कीटोन्स जो हैं, जो मैंने आपको कहा था, माँ महसूस करती है कि बच्चे का फ्रूटी स्मेल आ रही है उसके सांस में से, तो इसकी फ्रूटी स्मेल होती है। और ये बेसिकली क्यों बन रही होती है, इसलिए बन रही होती है कि आपके पास इंसुलिन नहीं होती। नहीं तो नॉर्मली जैसे टाइप 2 में लोग कहते हैं, अक्सर सवाल करते हैं, जी टाइप 2 में कीटो एसिडोसिस क्यों नहीं होता, तो उसकी वजह यह है कि अंदर इंसुलिन उसके पड़ी हुई है ना, वो उसके बाद जो है उसकी शुगर फिर भी बढ़ी हुई है, तो वो इतनी इंसुलिन होती है अंदर कि वो कीटोन्स को वो क्या नाम है ज़ाया करती रहती है साथ में। लेकिन टाइप 1 में ऐसा नहीं होता। टाइप 1 में ये एक पेशेंट ऐसी इमरजेंसी में चला जाता है या ऐसे हालत में चला जाता है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, DKA। अब ये DKA में क्या होता है बच्चे को, देखें, ऐसे बच्चे जो निगलेक्ट हुए हों या जो मतलब जिनको आपने ट्रीटमेंट ही ना दी हो, क्या नाम है, इंसुलिन से, या जिनको माँ बाप को पता ही ना हो कि इनको क्या हुआ है, वो एकदम से कभी बेहोश हो जाते हैं। अब वो जब बच्चा बेहोश होता है ना, अब वो जब उसको इमरजेंसी में लेके आते हैं, इमरजेंसी में जैसे ही डॉक्टर उसको देखते हैं, 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो वो बता रहे होते हैं। एक तो बच्चा डिहाइड्रेट होता है, ठीक है, उसके अंदर पानी की बहुत कमी होती है, 1, ड्राई स्किन होती है बिल्कुल। नंबर 2, वो जो है क्या नाम है, अनकॉन्शियस होता है, उसको नहीं पता होता कि होश नहीं होता वो कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हाइपर वेंटिलेट, बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहा होता है। तो ये 2-4 चीज़, और फ्रूटी स्मेल आ रही होती है उसके जो है ना सांस से। जितने भी क्या नाम है डॉक्टर्स हैं जो उस वक्त इमरजेंसी में होते हैं, जब वो उसको देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इसको कीटो एसिडोसिस हुआ है, DKA का ये शिकार है। फौरी तौर पे उसका शुगर चेक किया जाता है। जब भी शुगर चेक करें, हमेशा वो 600-700 के लेवल से कम नहीं होती, ठीक है, इतनी ज़्यादा शुगर होती है। और बच्चा जो है ज़ाहिर उसी की वजह से बेहोश हुआ होता है। अब इसमें हमारे पास चैलेंज क्या होता है, देखिए हमारे पास चैलेंज इसमें डिफरेंट किस्म के होते हैं। एक चीज़ ये कि उसकी डिहाइड्रेट है, उसकी में पानी की कमी है, हमने उसको पानी भी बड़ा ज़्यादा देना है, ड्रिपों के साथ देना है, ठीक है। उसको ड्रिपों के साथ पानी देंगे तो चीज़ें उसकी ज़रा थोड़ी सी सेटल होंगी, एक चीज़। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी शुगर बहुत बढ़ी हुई है। शुगर उसकी जो 600-700-800 पे गई हुई है, हमने उसको नीचे लेकर आना है। और कैसे नीचे लेकर आना है, इसमें हमें पेशेंट को ड्रिप के अंदर भी इंसुलिन डाल के देनी पड़ती है, हमें उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी इंसुलिन का देना पड़ जाता है कि किसी तरह से हम शुगर को नीचे लेकर आए। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है, ये मेक और ब्रेक वाला टाइम है। अगर इस वक्त डॉक्टर ने सही डिसीजन ले लिया तो बच्चा बच जाएगा, अगर इसी टाइम पे अल्लाह ना करे अगर उसने गलत डिसीजन ले लिया तो बच्चे की जान भी जा सकती है। तो इसलिए हमेशा DKA को या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस को ट्रीट करना हमेशा जो है ना एक्सपीरियंस लोगों का काम है कि उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ नेक्स्ट होने वाली है, हमने उसको उस हिसाब से लेके चलना है। तो देखिए बात ये है कि जब हम इसको ट्रीट करते हैं, हम इसमें एक तो ड्रिप्स ज़्यादा देते हैं, ज़ाहिर है उसकी डिहाइड्रेशन है उसको हम उससे कर रहे होते हैं, प्लस हमने इसको इंसुलिन को कर लिया। अब तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी कीटोन्स। अब कीटोन्स बेसिकली यूरिन में आ रही होती हैं और उधर से ही हम देख रहे होते हैं कि यार ये कीटोन्स प्लस 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 चल रही हैं, उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आना है। अब वो कैसे आएंगी, अब क्योंकि हम इसको इंसुलिन दे रहे हैं ना, अब इसको हमने कीटोन्स को नीचे लेके आना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइप 2 में DKA बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि उसमें अंदर इंसुलिन बैठी होती है जो कि उसको कीटोन्स को बर्न कर रही होती है, उसको ख़त्म कर रही होती है। इसी तरह से हम जो आईवी रूट से क्या नाम है ड्रिप में दे रहे हैं इंसुलिन 1, हम जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे हैं 2, हम इंसुलिन को अंदर ज़्यादा दे रहे हैं। उसके 2 काम होंगे, एक तो शुगर को कम करेगी वो, दूसरा आपकी कीटोन बॉडीज़ जो है वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। जब वो यूरिन में कम आनी शुरू होंगी तो आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ये एक समझ लें एक पूरी जो है ना ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। और ये पूरा एक इसके ऊपर चाहें तो आप चैप्टर्स लिख सकते हैं, क्या नाम है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के ऊपर, कि इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी साथ साथ हो रही होती हैं और हमने पेशेंट को उसमें से बचा कर लेके जाना होता है कि यार हम इसको किसी तरह से जानवर करें और इसको निकाल के यहाँ से ले जाएं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही होती है कि जैसे ही क्या नाम है शुगर सेटल डाउन होना शुरू होती है, कीटन बॉडीज़ जो हैं वो ज़ाया होना शुरू होती हैं और सेटल होना शुरू होती हैं, मज़ीद नहीं बनती, क्योंकि आप शिफ्ट कर देते हैं दोबारा से पेशेंट को फैटी एसिड से या यूपीएस से आप दोबारा से उसको बिजली पे ले आते हैं। तो उससे ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाती हैं। और हमेशा हमेशा याद रखें, डॉक्टर्स जब भी आप अल्लाह ना करे किसी के घर अगर ऐसा कोई वाक़या हो गया है, किसी का बच्चा जो है वो डीके का शिकार हो गया है, तो हॉस्पिटल में इसको आईसीयू में ट्रीट किया जाता है, आम इमरजेंसी में ट्रीट नहीं किया जाता। इसको इंटेंसिव केयर यूनिट में किया जाता है कि वहाँ एक नर्स या जो मेडिकल पर्सन है वो बच्चे के सर पे होता है हर वक्त, वो कॉन्टीन्यूसली उसका शुगर भी चेक हो रहा होता है और कॉन्टीन्यूसली जो है वो उसकी हर चीज़ साथ साथ देखी जा रही होती है ताकि उसको कहीं से बच्चा नेग्लेक्ट ना हो। ठीक है, तो जब ये सेटल डाउन होना शुरू होता है तो बच्चा जो है फिर वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है, होश में आता है, तो सबसे पहले होश जिसको आता है वो डॉक्टर होता है। वो बेचारा शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि जो है ना बच्चा जो है सेफली जो है वापस आ गया है और अपने होश और हवास में वापस आ रहा है। माँ बाप को तो खैर ज़ाहिर है वो है ही, होता ही होता है, लेकिन हम में जो है ना एक पूरी, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज है पूरी, मतलब पूरी एक फोर्स से ये सारा काम हो रहा होता है और पूरी सारी मेडिकल टीम इसमें इन्वॉल्व होती है। तो हम लोग भी बड़ा शुक्र अदा कर रहे होते हैं रब का कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि जो है बच्चे जो है वो सेफली हमने उसको क्या नाम है निकाला उसमें से और तेरी गाइडेंस से निकाला। तो इसी तरीके से चीज़ें जो है वो फिर सेटल डाउन होती हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर मैं एक आपको बता दूं, दोबारा DKA से बचने का तरीका एक ही है कि बच्चे को हम 100% इंसुलिन पे रखें। ठीक है, अब इंसुलिन्स भी जो हैं काफ़ी किस्म की आती हैं, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स हैं जिनको रैपिड इंसुलिन्स कहते हैं, कुछ रेगुलर इंसुलिन्स हैं। रैपिड इंसुलिन्स वैसी होती हैं जैसे हमारे अंदर की जो इंसुलिन है वो भी रैपिड इंसुलिन है, तो जैसे जितनी हम चाहे जिसमें 10 दफ़ा खाएं वो 10 दफ़ा निकलती है और वो शुगर को नॉर्मलाइज रखती है। इसी तरह से जो रैपिड इंसुलिन है वो भी इसी तरह की है। जो रेगुलर इंसुलिन है वो तकरीबन आधे से पौना घंटा टाइम लगता है उसको अपने आप को लाने में, और वो घंटा सवा घंटा काम कर पीक में रह के उसके बाद फिर वो डिक्लाइन होना शुरू होती है 4 से 6 घंटे के लिए। तो ये वो टाइम होता है जब हम बच्चों को जो है मैं हमेशा मेरी चॉइस ये होती है कि बच्चे को हम रैपिड इंसुलिन पे रखें, उसके साथ साथ मैं फिर उसको एक क्या नाम है इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पे भी डालता हूँ ताकि वो रात का टाइम जो है बच्चे का वो ठीक रहे, क्योंकि वो अपना जो लॉन्ग इंटरमीडिएट एक्टिंग है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे में अपना काम शुरू करती है और तकरीबन कोई 14 से 16 घंटे उसका काम रहता है। तो ये वो टाइम होता है जो बच्चा जब सोता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है हमें कि जब मॉर्निंग में बच्चा उठता है तो उसकी फास्टिंग शुगर जो है ना वो एक नॉर्मल लेवल पे होती है और चीज़ें उसकी उस हिसाब से चलती हैं। तो दुनिया में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। दुनिया में बच्चों के लिए अब वो पंप भी आ रहे हैं, इंसुलिन पंप हैं जो कॉन्टीन्यूसली साथ लगे होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन मैं हमेशा इस पे रहता हूँ, देखें बच्चे हैं ना, बच्चों ने मीठा भी लेना है, उन्होंने हर चीज़ की ज़िद भी करनी है। आपको थोड़ा सा उनको काउंसल करना है बच्चों को कि नहीं ये देखो ये तुम इस कंडीशन में हो, इसको अगर छोड़ दोगे तो ज़रा बेहतर रहोगे, नहीं तो तुम्हें फिर वही इसी तरह से हमें इमरजेंसी में ले जाना पड़ेगा या कोई ऐसी चीज़ होगी। तो इस मुझे उम्मीद है आपको आज की ये डिस्कशन पसंद आई होगी कि बेसिकली DKA है क्या चीज़ और इसको हमने करना क्या है, और अगर अल्लाह ना करे किसी बच्चे को DKA हो गया है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तो हमने उसको किस तरीके से कहाँ लेके जाना है और किस तरह से ट्रीट करना है। अगर आपको ये वीलॉग पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। और मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, अगर आपको कोई भी सवाल हो
तो आप ज़रूर मुझसे सवाल कीजिए, इस नंबर पे कीजिए, मैं ख़ुद जवाब दूंगा उसका, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू वेरी मच।